2006 के अगस्त में एमवे कॉरपोरेशन ने अपने फेस टू फेस में डिक्लेयर किया आने वाले 3 साल के लिए जीआईपी का। तो उसी समय हम लोग ने डिसाइड कर लिया था वहीं बैठे बैठे कि अब हम लोग को डायमंड जाना चाहिए, और इमीडिएटली वी डिसाइडेड कि हम लोग को डायमंड जाना चाहिए। और डायमंड जाने के लिए हम लोग को मालूम था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर हम लोग ने काफ़ी प्लान किया। घर में आए बैठे, और स्पेशली जो टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। और शुरू में हम लोग ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को घर पे कम बुलाएंगे, हम लोग इंडिविजुअली उन लोगों के घर जाएंगे, और इसके लिए टाइम चाहिए था। तो आके जो अपने घर के जो प्रायोरिटीज़ थे पहले उसको हम लोग ने सेट किया। उस समय मेरी मदर जो कि बेड रिडन थी, और घर में बच्चे थे, हमारा एक जॉइंट फैमिली है। तो सबसे पहले आके हमने उनको, उनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट ना हो, उनको उनकी लाइफस्टाइल में कोई हैम्पर ना हो, जो डेली रूटीन है उसको हम लोग ने प्लान चॉकआउट किया। और उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग ने बाहर जाना स्टार्ट किया, और इस तरीके से हम लोग ने अपने गेम प्लान को स्टार्ट किया था। लेकिन जब उसको चॉकआउट किया तो जो बहुत बड़ा रोल जो इन्होंने प्ले किया उस समय, कि कैसे करके हम अपनी वो टाइम अपने आप को उसमें से निकाल सकें जिससे हम लोग अधिक से अधिक टाइम बाहर दे सकें। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा बताएंगी कि किस तरीके से इन्होंने उस टाइम को मैनेज किया। तो आप बताइए इसमें कैसे आपने मैनेज किया। जब हमने इस गेम प्लान चॉकआउट किया तो हमारे दिमाग में था, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सेट करनी बहुत ज़रूरी है घर की, ताकि हम जब बाहर जाएं तो मेरे घर के लोग या मेरे बच्चे या मेरे फैमिलीज़ उसको सफ़र ना करें। ख़ास करके मैं, इनकी मदर बहुत बीमार रहती थी, उनको भी बहुत का चाहिए था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि मेरे घर में मैंने सर्वेंट्स का पूरा अरेंजमेंट किया, ताकि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो, ताकि हम दोनों खूब निकले, लोगों से मिलना शुरू करें। और साथ में हम लोगों ने प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए सिस्टम एंड प्रोडक्ट दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्रोडक्ट का जो रोल था उसको मैंने लिया अपने साथ में सिस्टम को लेके मैंने काम करना शुरू किया। इस वर्क एथिक्स में हमने ये काम किया कि हम लोगों ने लोगों के घर जाके उनके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी दी, कैसे उसको डेमो करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उनको सही बताया। जो लोग भी नए हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ बिज़नेस में आए, ये सिस्टम क्या है वो समझाया, पूरा 4 बेसिक्स 9 को स्टेप उनको लिख के दिया गया, ताकि वो अच्छे से बिज़नेस को सही तरह से बिल्ड कर सकें। उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाया ताकि वो हमारे साथ एसोसिएट कर सकें, साथ में इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकें। कभी भी ऐसा बिज़नेस बिल्ड करें जो कभी भी नीचे ना आए, हमेशा ग्रो होता जाए। यही वर्क एथिक्स लेके हम काम कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने घर के जो सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोग को कि घर के टाइम को हम लोग कैसे मैनेज करें, वो इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। मेरे पास इतनी बड़ी चैलेंज नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बिज़नेस में फुल टाइम हो चुका था, मैं बैंक की नौकरी छोड़ चुका था। मेरे सामने जो चैलेंज आया कि जिनसे मुझे मिलना है उनके पास वो टाइम है या नहीं है। और मोस्टली क्योंकि सभी लोग प्रोफेशन में है, तो लेट इवनिंग में ही सबके पास टाइम था। तो मैंने फिर एक के साथ, एक पर्टिकुलर लेग के साथ एक डे को फिक्स किया, नॉट डेट, और उस डे को मैं उस पर्टिकुलर टीम के साथ वर्क करना स्टार्ट किया। तो उन लोग भी पहले से प्रिपेयर रहते थे कि आज के दिन हम आएंगे ही आएंगे उनके पास, या वो हमारे पास आएंगे, और इस तरीके से हमने इस चीज़ को मैनेज किया। और धीरे धीरे ये हैबिट में आ गया और हम लोग का बिजनेस ग्रो करने लगा। इस मामले में मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरा कोई डायरेक्ट अपलाइन नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे इस बिज़नेस के बारे में समझाए। ये डे 1 से ही ऐसा रहा। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूँ तो मैं फॉर्चुनेट भी बहुत ज़्यादा हूँ कि मेरे बहुत सारे अपलाइन हैं। ये जितने भी ब्रिट के बड़े लीडर्स हैं, मैंने इन्हीं को अपना अपलाइन मान लिया, और इनके जो भी फंक्शंस मुझे मौके मिले, चाहे मुझे आउट स्टेशन भी दूर भी जाना पड़ा, मैं गया और इनके फंक्शंस को अटेंड किया। और जो भी चीज़ वहाँ पे कुछ ऐसा सुनने को मिला कि जो मैं नहीं करता था, स्पेशली उनको मैंने नोट किया और उनको इम्प्लीमेंट किया अपने वर्क में, और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को ग्रो किया। तो मैं सभी से कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप अपने ब्रिट सिस्टम के थ्रू ये सपोर्ट आप ले सकते हैं। सीडीज़ के थ्रू, ट्रेनिंग सीडीज़ के थ्रू आप अपलाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिल सकता है। सबसे पहले मैंने अपने लीडर्स को कॉल किए, और फिर हमने कुछ कोर पर्सन्स को निकाला। ये जो कोर पर्सन्स को निकाला उसके पीछे जो क्राइटेरिया रखा हमने कि देखा मैंने कि कौन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, हाईली मोटिवेटेड, रेगुलर है, पंक्चुअल है, हर ओपन में आना, बीबीएस में आना, एसओपी में है, बुक ऑफ द मंथ में है,
प्रोडक्ट यूज़र है, इस तरीके से उनको चूज़ किया हम लोग ने। और उनको चूज़ करने के बाद फिर उनके घर में हम लोग ने ओपन प्लान वगैरह, होम मीटिंग वगैरह ये तरीके से स्टार्ट किया, तो उसके रिजल्ट्स मिले। तो कुल मिला के उसके ऊपर जो मेरा मेन जो हमने मेंटरिंग किया वो यही किया कि जो हाईली एक्साइटेड लोग हैं, रेगुलर हैं, हर तरीके से हमें लग रहा था कि दे आर कोर, उनको पिक करके उनके ऊपर हम लोग ने ज़्यादा वर्क किया। तो इसमें मैंने देखा कि हमारी मेहनत कम लगी और रिजल्ट हमें ज़्यादा मिले। जब हमने कोर पर्सन को छांट लिया, उसके बाद मैंने उसमें से कोर लेडीज़ को छांटना शुरू किया। जब कोर लेडीज़ निकल के आई बाहर, तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, उनसे 1 to 1 मिलना, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना और कैसे करके लोगों से सेलिंग स्किल्स इसके बारे में बताना, कैसे करके नए लोगों से बात करना सिखाया। जब लेडीज़ इसको करने लगी तो उनके साथ बहुत से चैलेंजेस आने लगे, तो उस चैलेंजेस के लिए मुझे उनसे रोज़ डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उस कम्युनिकेशन को डेली बेसिस पे मैंने उनसे बातचीत करने की शुरुआत की। ऐसे कोशिश करती थी दिन में एटलीस्ट एक बार उनसे मेरी बात हो जाए, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे फ़ोन कॉलिंग हो, लेकिन हो ज़रूर, ताकि वो अपने चैलेंज को मुझसे शेयर करें, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ। और ऐसे करके मेरी कोर लेडीज़ ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से संभाला और वो ग्रो करने लगे। टू 2006 में इसको डिसाइड कर लिया कि हम लोग को जाना है। तो फर्स्ट ईयर 2006-07 में हम लोग ने अपने स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया और ऑलरेडी मेरे 3 लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी हमने विड्थ के ऊपर थोड़ा सा काम किया। 2007-08 में हमारा फाउंडर एमरल्डशिप गया और बहुत ही स्ट्रांगली गया उस समय, और साइड से ऑलरेडी उस समय मेरे 3 लेग 15% में आ चुके थे। तो मुझे अपना डायमंडशिप बिल्कुल क्लियर देखने लगा कि मैं इस साल 2008-09 में मेरा डायमंडशिप क्लियर हो जाएगा। साइड में इसके अलावा भी मेरे और भी लेग्स थे, वर्क हो रहे थे। ऑलरेडी उस समय 14 लेग्स पे वर्क हो रहा था। और ड्यूरिंग एमरल्डशिप मैं कई बार मेरा रूबी हुआ, तो मैं कंफर्म हो गया था कि अब मेरा डायमंडशिप बिल्कुल सामने है। और मैंने उन्हीं 3 लेग को फोकस करके उसमें वर्क किया और अल्टीमेटली मैंने अपने डायमंडशिप को अचीव कर ली विथ गुड स्ट्रक्चर, और जैसे कि अच्छी पैसे भी इससे अच्छे आए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायमंडशिप हुआ। एक ह्यूज डायमंडशिप हमारा क्रिएट हुआ है। हम सभी जानते हैं कि इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में वही लोग ज़्यादा सक्सेस होंगे जो इसको प्रॉपर डुप्लीकेट कर देंगे। हम अकेले दम पे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस जगह पे अगर डुप्लीकेशन फैक्टर में बात होती है तो आपको सिस्टम का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। वही एक जगह है जहाँ से सारे लोग इस बिज़नेस को सीखते हैं, यानी प्रॉपर डुप्लीकेशन, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया BBS एंड ओपन मीटिंग। ओपन मीटिंग एवरी वीक होता है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है। इंसान तभी वर्क करेगा जब वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, और हमने सबको फोर्स किया कि आपको वहाँ पे आना ही पड़ेगा। और हम लोग भी रेगुलर रहें और कोशिश ये होती थी कि हम लोग ओपन मीटिंग से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाए कि कभी मिस ना हो किसी भी कंडीशन में। काफ़ी पहले BBS को भी काफ़ी प्रमोट किया हम लोग ने, क्योंकि मोटिवेशंस वहीं से आते हैं और इसका रिजल्ट भी मिला। इन द मीन टाइम उस प्रॉपर डुप्लीकेशन को मेंटेन रखने के लिए हमने SOP और बुक ऑफ द मंथ को भी लोगों को इंसिस्ट किया और उसमें लाए भी। स्पेशली जो कोर पर्सन्स थे उनको तो तुरंत हम लोग इस पे ले आए, क्योंकि प्रॉपर डुप्लीकेशन आया। सबको एक जगह से नॉलेज मिली, सारे लोगों को एक ही नॉलेज एक जगह से मिली। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग डाउन में अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, उन्होंने उसके नीचे शेयर किया, उन्होंने उसके नीचे, तो नीचे जाते जाते वो नॉलेज चेंज हो जाता है। लेकिन सभी लोग अगर एक ही जगह से नॉलेज लेंगे तो सबके पास एक ही नॉलेज होगा। इसलिए सिस्टम का इम्पोर्टेंस बहुत है। इस सिस्टम के बिना ये बिजनेस बिल्ड करना इट्स टू टफ। हम लोग ने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया। एक तो पहला किया कि उन प्रोडक्टों पे ध्यान दिया जाए जहाँ से हमें ज़्यादा PV मिल सके, एंड दैट इज़ न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री। इसको अलग किया, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी प्रोडक्ट पे हम लोग ने काम नहीं किया। स्पेशली होम केयर और पर्सनल केयर, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे जाके हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे जाके उनसे हम रिलेशन बना सकते थे। तो दोनों में अलग अलग काम किया। जहाँ पे हमें PV जनरेट करना था वहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री को मूव किया, और जिस जगह पे हमें अपने डाउनलाइन के साथ रिलेशंस बनाने थे या कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाने थे, वहाँ पे मैंने होम केयर पर्सनल केयर को भी इम्प्लीमेंट किया। तो इस पे मेनली मैंने न्यूट्रलाइट पे ज़्यादा फोकस किया और उस पर मैंने वर्क किया, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं
जो रिलेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट्री जहाँ से हमें ज़्यादा पीवी मिल सकता है, इस पे इन्होंने मिसेस ने ज़्यादा अच्छा काम किया। तो उसके बारे में ये ज़्यादा आपको अच्छी तरह बता सकती हैं। आर्टिस्ट्री एक बहुत ग्लोबली एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस पे हम काम करके डायमंड शिप जा सकते हैं, ऐसा एक माइंडसेट था मेरा। और जब मैंने इस पे काम शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, साथ में जेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट्री दोनों ही लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका जब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया इसका और एडवांस ट्रेनिंग लिया मैंने, लेने के बाद जब मैंने अपनी टीम को टीच किया तो उसका जो रिज़ल्ट निकल के आया तो बहुत हो गया, अच्छा निकल के आया। उसके बाद जब आर्टिस्ट्री लेके लोगों के घर में गए तो उनसे रिलेशन बनाने के लिए हमने उनके किचन तक गए। जब किचन में जाएंगे या घर के किसी अंदर के हिस्से में जाएंगे तो हमें वहाँ पे होम केयर के पर्सनल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या बाथरूम में जाएंगे तो एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को सब समझाने लगे कि इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें। तो उनसे क्या हो कि उनसे बहुत अच्छा रिलेशन हुआ। एक कस्टमर से एक रिलेशन बनाने के लिए होम केयर, पर्सनल केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वहीं से बिजनेस निकालने के लिए आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट इज़ ए वेरी गुड सेगमेंट। तो बस इसी चीज़ को हमने फोकस किया और फोकस करके हमने अपने इस डायमंड शिप के रास्ते पे हम निकले हैं। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया हम लोग ने कि हम लोग को इस साल डायमंड जाना है, तो सबसे पहले हम लोग ने ये तय किया कि कैसे करके अपने काम को अलग अलग कर लिया जाए। मैंने अपना काम को डिफ़ाइन किया, इन्होंने अपने, ऐसा ना हो कि एक ही काम पे दोनों लगे हुए हैं तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट हो गए, रिजल्ट उतना गया उतना ही। तो उसमें मैंने अपना रोल जो प्ले किया कि मैक्सिमम प्लान शो, नीचे गए डाउनलाइंस में गए, उनको प्लान शो दिखाया, उनको सिखाया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो किया जाए। एसटीपी को बहुत ज़्यादा जोर दिया। कुल मिला के कह सकते हैं 4 बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने उसको प्रमोट किया। मोटिवेशंस पे मैंने ज़्यादा काम किया, लोगों को मोटिवेट ज़्यादा किए और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे रिक्रूटमेंट बढ़े। और उसके बाद उन जो रिक्रूटमेंट्स हुए उनको प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे करके पीवी जनरेट करना है, ये काम हमने इनको दे दिया कि इस पे तुम वर्क करते रहो। तो एक तरफ से मैंने ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी इन्होंने उस चीज़ को प्रोडक्ट को इन्होंने मूवमेंट किया, वो ये अच्छी तरह आपको बताएंगे। मैंने अपने टीम लीडर्स जितने भी थे, टीम लीडर्स की लेडीज़ जितनी थी, उनको एक जगह पर हमने अरेंज किया करके उनको मैंने बताया कैसे करके सही तरीके से लोगों को, जो लोग आ रहे हैं बिज़नेस में, उनको कैसे करके रिटेन करके रखें। उसके लिए उनको प्रोडक्ट डेमो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमारे बिज़नेस का एक आधार स्तंभ है, उस पर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। इवन वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सेगमेंट हो। तो मैंने धीरे धीरे करके सारे सेगमेंट में एक के बाद एक सबको टीच करना शुरू किया और उनको बताया कि वो अपने कोर्स को उसको टीच करें, ताकि जितने भी लोग रिक्रूटमेंट हुए हैं इस बिज़नेस में वो सारे के सारे लोग इसमें रुके रहें, ताकि बिज़नेस बहुत ग्रो करे। क्योंकि डायमंड शिप एक बहुत बड़ा गेम प्लान था, है भी, जिसमें हम लोग ने कुछ एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि दूसरे काम से डिफरेंट हो। उसके लिए बहुत टाइम स्पेंड भी करना पड़ता था अपने समय को बचाने के लिए। हमने जब दोनों ने काम को डिफरेंट किया तो देखा काम बिल्कुल एकदम बहुत स्पीड में होने लगा और साथ में ग्रोथ होने लगा। हमारे ग्रुप में ज़बरदस्त एक कह सकते हैं एक मोमेंटम आया और हमारे अंदर, खास करके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। कुछ चेंजेस मैंने खुद किए और कुछ चेंजेस इस बिज़नेस के सक्सेस की वजह से आया। खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिना चेंज किए हम कोई सक्सेस पा नहीं सकते। तो मैंने मुझको अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया, साथ में इस बिज़नेस ने हमको वो लाइफस्टाइल दिया और वो जो बदलाव है हमारे घर में वो मतलब वो तो महसूस करने की चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल चेंज, रिलेशनशिप चेंज, मेरे घर का जो माहौल है इतना पॉजिटिव हो गया। हमारे घर के सारे लोग एक्साइटेड हो गए, सारे लोग काम करने लगे। जबकि हमारे घर का नियम है 18 साल होती सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। सारे बच्चों में मोमेंटम आ गया, सब लोग अब सक्सेस की तरफ चलने लगे। साथ में ग्रुप में भी ज़बरदस्त मोमेंटम आया है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग का डायमंड शिप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और एग्जैक्टली जिस डेट को ये लॉक हुआ उस दिन तो हम लोग ऐसा फील कर रहे थे कि वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि उस दिन हम लोग कैसा फील कर रहे थे। हम लोग उछल रहे थे, डांस कर रहे थे। अगर जिनको इस बिज़नेस के बारे में मालूम नहीं वो शायद कह सकता था कि हम लोग पागल हो गए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। हम लोग इतनी बड़ी अचीवमेंट था उसको हम लोग एंजॉय कर रहे थे और अल्टीमेटली हम लोग में सब कुछ में चेंज आया। हमारे फाइनेंशियल चेंज हुआ, हमारे लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, हमारे लग्जरी में चेंज हुआ। और इवन जिस दिन हम लोग पहली बार डायमंड बनने के बाद ओपन प्लान में जा रहे थे, फर्स्ट टाइम डायमंड बनने के बाद, तो मिसेस ने कहा कि हम पुरानी कार से नहीं जाएंगे। ठीक 2 दिन पहले कहा था और 1 दिन के अंदर हम लोग ने एक नई कार खरीदी SX4
और हम लोग उसको सरप्राइज़ दिए, अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग उससे पहुँचे। तो ये जो चेंजेस हैं ये सबको अट्रैक्ट किया, और मुझे लगता है कि मुझे अगर नीचे से लोगों को निकालना है, अपने ग्रुप को या तमाम लोगों को इस बिज़नेस में ऊपर लाना है डायमंड में, तो हमें उनको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो अभी एकदम से उन्होंने नहीं सोचा है। तो मैंने भी वही मोटिवेशन उन सबके सामने रखा, उनके साथ भी एग्जैक्टली वही प्लान मैंने रखा जो इस प्लान के थ्रू मैं इस डायमंडशिप में पहुंचा था। तो उसी लाइन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी बात हुई कि जैसे इन्होंने बताया कि मेरे घर के सारे लोग, जो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो सोए हुए थे, हमारे डायमंडशिप के बाद एकदम से उनमें बिलीव जगा और वो एकदम से जग गए और बहुत तेज़ी में सब वर्क कर रहे हैं, और सबको लगने लगा कि इट्स अचीवेबल, हम लोग पा सकते हैं इसको। और इसके कारण क्या हुआ कि वर्क ज़्यादा हुए तो पिन्स भी, नंबर ऑफ पिन्स भी ब्रेक करने लगे। और इस पे एक सिंपल सा फंडा हमने रखा हुआ है कि जितनी जल्दी आप नीचे पिन ब्रेक करते चले जाएंगे एक के बाद एक, आपका वो लेग सस्टेनेबल हो जाएगा, फिर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। तो इसी लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी इस लाइफस्टाइल को, अपनी मोटिवेशंस को लोगों के सामने रखते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एमवे कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी डायमंड्स को, जो भी ट्रिप्स या जो भी चीज़ हम लोग को मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें उन सब लोगों के सामने बार बार रखते हैं, जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है उनको, कि उनको भी लगने लगा कि हम सब बन सकते हैं। प्लान एक बार हम लोग करके इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, तो सेकंड टाइम प्लान करके इसको अचीव ना कर पाना कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हम लोग ज़रूर अचीव करेंगे। सुबह से हम लोग इसके ऊपर वर्क करते थे, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मैं तो फ्री हो गया था, लेकिन बाकी लोग थे वो सब कामकाजी के लोग थे। तो मॉर्निंग में हम लोग कभी किसी के घर में जाके या कोई प्लान शो करना या प्रोडक्ट डेमो करना, ये काम नहीं किया। हाँ, अगर कोई आ जाता था किसी को लेके, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया तो उसकी काउंसलिंग, लीडर आया तो उसका काउंसलिंग, कोई कुछ जानना चाहे, कोई प्रॉस्पेक्ट को ले आया तो प्लान शो या किसी का फॉलोअप होना, इस तरीके से काम करते थे। अगर नहीं आते थे तो बैठ के हम दोनों मिलके ये प्लान कर लेते थे कि आज की डेट में कहाँ कहाँ पे जाना है, कहाँ हमें प्रोडक्ट डेमो करना है, अगर एडीसी का कोई काम है तो वो काम करना है, ब्रिक टूल्स लाने हैं तो वो करना है। ये प्लानिंग करने के बाद फिर आफ्टरनून हम लोग निकलते थे, और उसके बाद ये अपना स्टार्ट करती थी। मेनली उस समय हाउसवाइफ फ्री हो जाते थे, वहीं से प्रोडक्ट डेमो से हम लोग स्टार्ट करते थे, उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना। फिर इवनिंग में मेरा काम शुरू होता था, जाके लोगों को प्लान शो करना, उनकी फॉलोअप्स करना, लीडर्स मीटिंग करने, होम मीटिंग्स करने, इस तरीके से। और इसके अलावा बहुत सारे मेरे ग्रुप में ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो बहुत ही लेट नाइट फ्री होते थे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। तो लेट नाइट फिर हम लोग बैठते थे एक काउंसलिंग के लिए, या एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते थे कि आपने ये वर्क किया, इस पर क्या रिज़ल्ट है, कहाँ तक पहुँचा ये, और उसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस पर वर्क करना, उसको फाइंड आउट करना कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। और लेट नाइट फिर 11:30, 12, 12:30, ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग काम करते रहे। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे दिन को, अपने काम को बांट लिया था। तो मैं करती थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने सारे काम को कोशिश करती थी एकदम आफ्टरनून से पहले ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं निकलती थी प्रोडक्ट्स को लेके अपने लीडर्स के पास, उनके घर पे जाती थी, उनके बैठती थी, उनसे सही चीज़ उनको बताती थी, साथ में इससे कैसे बिजनेस हो सकता है ये भी बताती थी। बताने के बाद उनको प्रमोट करती थी कि आप इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों को मूव करो। इसलिए मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। साथ में कुछ चीज़ें मैंने किया कि मैं अपनी जो रीडिंग हैबिट्स थी, जो सुनने की हैबिट्स थी, इसको मैंने एनहांस किया। क्योंकि पहले जिस तरह से मैं सुनती थी, पढ़ती थी, बहुत कैजुअली फॉर्म में थी। हाँ, लेकिन इस डायमंडशिप के रास्ते में मैंने उसको बहुत ज़्यादा करना शुरू किया। मैं जिस समय अपने घर के हाउस होल्ड काम करती थी तब मैं टेप सुनती थी। जब पहले मैं बुक सिर्फ पढ़ती थी, उसके बाद मैंने बुक्स को नोटिंग बनानी शुरू की। उस पॉइंट्स को पढ़ते हुए नोटिंग करनी शुरू थी। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते थे, जो मुझे टीम को बताना है या मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, वो मैंने किया इस बिज़नेस को करने के लिए। इन्होंने जैसे बताया कि हम लोग ने काफ़ी अपने प्रायोरिटीज़ को चेंज किए, और एक काम हम लोग ने और दोनों ने मिलकर किया। जब रात को सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चले जाते थे, चाहे वो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, कोई भी टाइम बजे, हम लोग जब अपने कमरे में आते थे तो बैठ के कुछ देर अपने ड्रीम को फिर से सेट करते थे, अपने ड्रीम को फिर से विजुलाइज करते थे कि हम लोग डायमंड के करीब जा रहे हैं और डायमंड बनते हमें ये होने वाला है, हम लोग ये करने वाले हैं। वो मुझे ताकत देती थी अगले दिन फिर से उठ के उसी जोश के साथ इस काम को करने के लिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा वर्क किया हम लोग का, कि हम लोग ने रोज़ एवरीडे हमने अपने सक्सेस को विजुलाइज किया।
जब हमने डायमंड शिप को ट्रैक करने का सोचा, उससे पहले ही मैं अपनी बैंक की नौकरी छोड़ चुका था। उसको क्विट किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी साल हो गए थे। तो मेरे ऊपर एज सच कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि मुझे इस डायमंड शिप ट्रैक करने के साथ साथ कोई और भी काम करना है। उस मामले में मैं उधर से फ्री था, लेकिन कुछ घर के अपने चैलेंजेस थे, घर के अपने प्रायोरिटीज़ थे, उसको तो करना ही करना था। और उस समय मेरी माँ कुछ बीमार भी थी, शी वॉज बेड रिडन। तो उन सब चीज़ों को मैंने कैसे, हम लोग दोनों ने मिलकर हम लोग ने उसको हैंडल किया। और कुछ टाइम हमने घर पे दिया और मैक्सिमम टाइम उस समय हम लोग ने अपने डाउनलाइन के साथ या नए प्रॉस्पेक्टिंग के साथ या नए कस्टमर्स के साथ, नए लीडरों के साथ उस जगह पे हम लोग ने उस चीज़ को ज़्यादा हमने टाइम को अपना इन्वेस्ट किया। और एज सच कोई इसमें कोई दूसरा चैलेंज नहीं था कि हमें टाइम निकालने में दिक्कत आ रही है। तो जैसे कि हमारे ब्रिट सिस्टम में कहा जाता है कि प्रायोरिटी को सेट कर लेना चाहिए, तो हमने भी अपने प्रायोरिटी को सेट किया। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था हमारी फैमिली, जो भी कोई इमरजेंसी है उसको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी थी हमारी। सेकंड प्रायोरिटी थी हमारी जॉब। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि हम खाली हो चुके थे, हम जॉब छोड़ चुके थे। तो सेकंड प्रायोरिटी पे एमवे कॉरपोरेशन आ गया, एमवे बिजनेस आ गया। और उसके बाद बाकी एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें बाद में आ गई। और हम लोग ने ये डिसाइड किया कि जब तक हम लोग डायमंड नहीं बन जाएंगे, हम लोग कोई भी एंटरटेनिंग, कोई भी काम, हम लोग कोई भी एंटरटेनिंग नहीं करने जा रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी घर को हम लोग ने दिया। कुछ हम लोग ने, जैसे पहले बताया था मिसेस ने, कि कुछ हम लोग ने सर्वेंट्स वगैरह रखे, मेड सर्वेंट्स रखे खाना वाना बनाने के लिए। माँ को देखभाल के लिए एक फुल टाइम आदमी रखा हमने। और मॉर्निंग आवर्स में कोशिश यही होती थी कि हम घर के सारे काम जो प्रायोरिटी है उसको ठीक करने के बाद आफ्टरनून से हमने सारा फोकस इस बिज़नेस को दे दिया। इस तरीके से हमने अपने प्रायोरिटीज़ को सेट किया। जैसे अभी प्रायोरिटीज़ की बात हो रही थी, तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि जिसको सुन के हो सकता है आप थोड़ा को रिलेट कर पाएँ। 8 फेब को हमने अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना था। वो हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम था जो हमने बहुत सालों पहले देखा था और उसको पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे थे हमारे साथ कि उसको कर पाना थोड़ा दिक्कत लग रहा था। हम जो फरवरी में को डायमंड था हमारा, उसमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे साथ बहुत से सिल्वर्स ऐसे थे, नए सिल्वर इनको लेके वहाँ पहुँचना था। हम वहाँ पे पहुँचे, लेकिन उसी समय हम डायमंड ट्रैक भी कर रहे थे। और हमने क्या किया, अपना जो वो ड्रीम था वो हमने कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया, क्योंकि कभी भी सपनों को कैंसिल नहीं कर सकते। उसको मैंने पोस्टपोन किया। मैंने उसको 2-4 दिनों का पोस्टपोन किया। जब वहाँ से लौट के आए, उस सेलिब्रेशन को हमने किया। जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। सेलिब्रेशन तो बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का फैसला एक ही बार लिया जा सकता है। उसी दौरान हमारी इनकी मदर की डेथ भी हो गई। उसके बावजूद भी वो 1 महीना हम लोग के साथ कैसे गया हम नहीं जानते, फिर भी हमारा प्रायोरिटीज़ हमने डगज़े-मग नहीं होने दिया। हम पर उस पे स्टिक रहे और हमने उस गोल को अचीव किया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे डायमंड शिप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने वाले और भी लोग हैं जो जिनके प्रति, जिनके स्पिन्स के प्रति, जिनके ज़िंदगी के प्रति हम जिम्मेदार हैं। उनको भी कामयाब कराना भी हमारा एक बहुत बड़ा, कह सकते, कर्तव्य है।